तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है सरफेस केमिस्ट्री। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ गए बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाए तो इस अप्लाइड फील्ड में कोलाइडल पार्टिकल्स जो मूवमेंट शो करते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ गए ना कि कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज होता है, इसलिए अगर इन्हें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखा जाए तो ये अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स की ओर माइग्रेट होते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो आगे है कि द पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल मूव टूवर्ड द कैथोड इट इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस। ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जहां निगेटिव चार्ज हो। तो निगेटिव चार्ज किस में होता है, कैथोड में। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज वाले जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कैथोड की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, इसे बोला जाता है क्या, कैटाफोरेसिस। जबकि जिनमें निगेटिव चार्ज है, मतलब ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स जिनमें निगेटिव चार्ज है, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और इसे बोला जाता है क्या, एनाफोरेसिस। समझ गए ना कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें टू टाइप्स होते हैं, एक होता है कैटाफोरेसिस और एक क्या है, एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस मींस जो कैटाइंस हैं, मींस जिनमें पॉजिटिव चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कैथोड की तरफ माइग्रेट होंगे, मूव करेंगे, तो इसे बोला गया है कैटाफोरेसिस। और ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स जिनमें निगेटिव चार्ज होता है, मींस निगेटिवली चार्ज जो सॉल पार्टिकल्स हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं और इसे बोला जाता है एनाफोरेसिस। इस बेस पर मींस कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस के बेस पर जो कोलाइडल सिस्टम है उसे टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जो कैटाफोरेसिस शो करेंगे उनमें पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे, मतलब ऐसा कोलाइडल सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो एनाफोरेसिस शो करेंगे उनके कोलाइडल पार्टिकल में निगेटिव चार्ज होगा, मींस उनमें निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम क्लोराइड के एक्सिस में बना हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन देखा जाए तो इसकी सरफेस पर एल्यूमिनियम 3+ आयन एडजॉर्ब होते हैं, इसीलिए ये कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये कैथोड की तरफ माइग्रेट होगा, उसकी तरफ मूवमेंट शो करेगा, तो इसमें मिलेगा क्या, कैटाफोरेसिस। और आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइडल पार्टिकल है उसकी सरफेस में सल्फाइड आयंस एडजॉर्ब होते हैं, इसलिए कोलाइडल पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज होगा और ये शो करेगा क्या, एनाफोरेसिस। समझ गए ना कि जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, मींस जो कैटाइनिक नेचर वाले कोलाइडल सॉल हैं उनमें कैटाफोरेसिस, और जिनमें एनाइनिक मींस एनाइंस हैं, निगेटिव चार्ज है, वो एनाफोरेसिस शो करते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स का जो ये मूवमेंट होता है, ये लिखा है कि व्हेन मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस it is observed that dispersion medium begin move in the electric field. This phenomena is called electroosmosis. तो देखो बच्चों, अगर हम इन कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट रोक दें, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो ऐसे में केवल डिस्पर्सन मीडियम मूवमेंट शो करेगा, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल मूवमेंट शो नहीं करते, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोओस्मोसिस। समझ गए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलाइडल सॉल्यूशन का केवल सॉल्वेंट मूवमेंट शो करे, कोलाइडल पार्टिकल शो ना करें, तो हम इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। क्लियर है ना कि इलेक्ट्रोओस्मोसिस मींस सॉल्वेंट का माइग्रेशन होना, वो भी किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो ये है इलेक्ट्रोओस्मोसिस से रिलेटेड मैटर। फिर हम आ जाते हैं, एक होता है जीटा पोटेंशियल। तो देखो बच्चों, जीटा पोटेंशियल होता क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनकी सरफेस में जो भी आयन डायरेक्ट एडजॉर्ब है, मींस कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस के कांटेक्ट में जो भी आयन डायरेक्ट होता है
वही कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज डिसाइड करता है। मींस अगर कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज की लेयर चिपकी हुई है, एडजॉर्ब है, तो कोलाइडल पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज की लेयर एडजॉर्ब्ड है तो नेगेटिव चार्ज होगा। और ये लेयर, जो पहली लेयर कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस में डायरेक्ट एडजॉर्ब है, वो कहलाती है फिक्स्ड लेयर। ओके, अब ये जो फिक्स्ड लेयर है, इसके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इसी के साइड में दूसरी लेयर बनती है डिस्पर्सन मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, वो कहलाती है अपोजिट चार्ज वाली लेयर, उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर, क्योंकि वो पूरे मीडियम में फैली हुई है। समझ गए ना कि कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस में जो भी आयन एडजॉर्ब है वही कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज है, और इस आयन की लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। इस फिक्स्ड लेयर के चार्ज के अपोजिट दूसरी लेयर बनती है डिस्पर्सन मीडियम में, जिसे बोला जाता है डिफ्यूज्ड लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस चार्ज का जो डिफरेंस है, उसे बोला जाता है जीटा पोटेंशियल। यही लिखा है कि द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डबल लेयर ऑफ आयंस अपीयर्स एट द सरफेस ऑफ कोलाइड। बात समझ गए ना कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस का जो चार्ज है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक डबल लेयर थ्योरी दी गई है, इसी से रिलेटेड है जीटा पोटेंशियल। द आयंस विच आर हेल्ड डायरेक्टली विद सरफेस इम्पार्ट द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर। समझ गए बच्चों कि जो कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस में डायरेक्ट जो आयंस की लेयर चिपकी हुई है, एडजॉर्ब्ड है, वही कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज डिसाइड करती है, और इस लेयर को बोला गया है फिक्स्ड लेयर। एंड सेकेंड लेयर कंसिस्ट ऑफ आयंस विद अपोजिट चार्ज ऑफ फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड लेयर। और दूसरी लेयर जो कि फिक्स्ड लेयर के अपोजिट चार्ज रखती है आयन, वो कहलाती है क्या बच्चों? डिफ्यूज्ड लेयर। इट डिटरमाइन चार्ज ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ध्यान रखें, जो डिफ्यूज्ड लेयर है यही डिस्पर्सन मीडियम का चार्ज डिसाइड करती है। बात क्लियर है कि ये जो नेगेटिव चार्ज मान लो है और ये कोलाइडल पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाली लेयर है ये है सॉल्वेंट मींस डिस्पर्सन मीडियम का चार्ज, तो ये है कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ लेयर्स इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। मींस फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे ही बोला जाता है जीटा पोटेंशियल। ओके, अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल। तो ध्यान रखें कि जीटा पोटेंशियल कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस में होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे को उतना ज़्यादा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और कोलाइडल पार्टिकल पूरे डिस्पर्सन मीडियम में अच्छी तरह से डिस्पर्स्ड रहते हैं, और कोलाइडल सिस्टम काफ़ी समय तक स्टेबल बना रहता है। अगर ये चार्ज हट जाए सरफेस से, तो कोलाइडल पार्टिकल तुरंत कोएगुलेट हो जाएंगे, मींस तुरंत एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और प्रेसिपिटेट होके क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे, और इस तरह से उसे बोला जा गया है कोएगुलेशन। तो ध्यान रखें कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जीटा पोटेंशियल। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि जीटा पोटेंशियल का वर्क क्या है। जीटा पोटेंशियल कोलाइडल सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे जीटा पोटेंशियल कि कोलाइडल सरफेस का चार्ज और डिस्पर्सन मीडियम के चार्ज का जो डिफरेंस है उसे बोला गया है जीटा पोटेंशियल। यही जीटा पोटेंशियल जो है कोलाइडल सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हमें इस जीटा पोटेंशियल का न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला लगता है 4 पाई ईटा न्यू अपॉन डी, जहाँ नीट ईटा जो है ये है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जो न्यू है ये है वेलोसिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, और जो डी है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। समझ गए ना कि डिस्पर्सन मीडियम का ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो जीटा पोटेंशियल भी ज़्यादा आएगा। ओके, तो यहाँ तक बात, सॉरी, ज़्यादा है तो जीटा पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेशन में है कि जीटा, समझ गए ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम लगेगा, और इस तरह से
क्या हो जाएगा, जीटा पोटेंशियल कम हो जाता है। अब हम आ जाते हैं, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस और जीटा पोटेंशियल के बारे में। फिर आता है कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन। तो देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि कोलाइडल पार्टिकल्स की सरफेस में एक चार्ज की लेयर होती है, समझ गए ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बनी होती है। ये जो जैसे दिख रही है, तो ये है चार्ज लेयर, ठीक है। अब ये जो चार्ज लेयर होती है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होने से रोकती है, और ऐसे में कोलाइडल पार्टिकल पूरे मीडियम में, डिस्पर्सन मीडियम में फैले रहते हैं। और जब वो फैले रहते हैं तो क्या होगा, उस कोलाइडल सिस्टम स्टेबल बना रहता है। अब सोचो, ये चार्ज हटा दिया जाए, कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस का चार्ज हटा दिया जाए, तो कोलाइडल पार्टिकल आपस में ही गुच्छित हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और प्रेसिपिटेट बना के और नीचे बैठ जाएंगे, ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ जाएगा। इसी को बोला गया है कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। यही लिखा है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन। समझ गए ना, कि कोलाइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट बना के बाहर निकाल देना, मतलब डिस्पर्सन मीडियम से अलग कर देना ही क्या है, फ्लॉक्यूलेशन है या कोएगुलेशन। इट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ध्यान रखें, ये इसलिए होता है प्रेसिपिटेशन, क्योंकि अगर ये चार्ज रिमूव हो जाता है तो फिर कोलाइडल पार्टिकल में रिपल्सन खत्म हो जाएगा। हैवी पार्टिकल्स होते हैं, कौन, कोलाइडल पार्टिकल, और ग्रेविटेशनल इफेक्ट में आके और इस तरह से ढेर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो ये लिखा है कि इट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ड्यू टू विच द पार्टिकल्स, ठीक है, द पार्टिकल्स, दो बार लिख गया, ठीक है, द पार्टिकल्स कम नियरर टू ईच अदर। तो ये इस तरह से ड्यू टू विच द पार्टी है, इट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ, तो यही लिखा है कि ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल, ठीक है, सिस्टम, ये जो होते हैं या सॉल्यूशन, कि जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम है, मींस कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं जैसे ही उनका चार्ज हटता है, एंड एग्रीगेट होकर और सेटल डाउन अंडर द ग्रेविटी ऑफ या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ गए ना, कि फिर से एक बार समझें, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन। समझ गए ना, कि कोलाइडल पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन हो जाना ही कोएगुलेशन है। ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल का सरफेस रिमूव होता है तो क्या होंगे, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम कम नियरर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट, और वो आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक एग्रीगेट मतलब गुच्छा बनाते हैं, एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के अंडर में आके और नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से यही कहलाता है क्या बच्चों, कोएगुलेशन। तो ये है कोलाइडल पार्टिकल, इसकी सरफेस में चार्ज लेयर है, आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट इस चार्ज को हटा देता है, उसका न्यूट्रलाइजेशन कर दिया, तो कोलाइडल पार्टिकल ये जो है चार्जलेस, ठीक है, ये क्या बन गया, चार्जलेस कोलाइडल पार्टिकल। बस अब ये पार्टिकल आपस में ही प्रेसिपिटेट होके और ये बाहर हो जाते हैं, मतलब डिस्पर्सन मीडियम से अलग हो गए। तो इस तरह से कोलाइडल सिस्टम प्रेसिपिटेट होता है। अब लिखा है कि द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग, कि ये जो कोलाइडल सिस्टम होता है, ठीक है, इसका प्रेसिपिटेशन इन मेथड से किया जा सकता है, वाई इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, अच्छी तरह से इलेक्ट्रोलाइट लगा के और इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे कोलाइडल पार्टिकल चार्ज लेस होके और लिबरेट हो जाएंगे, किसमें, इलेक्ट्रोड्स में, और टोटल डिस्पर्सन मीडियम का चार्ज हट जाएगा, और इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल का और वो प्रेसिपिटेट होके बाहर हो सकते हैं। दूसरा है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है कि हम कोलाइडल सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, तो ये इलेक्ट्रोलाइट चार्ज लेस कर देते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तीसरा है बाय मिक्सिंग ऑफ अपोजिटिवली या पोजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स,
कि अगर आप दो अपोजिट चार्ज वाले सॉल्स को मिला दें, मतलब कोलाइडल सिस्टम को, कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक क्या निगेटिव चार्ज वाला, तो भी कोलाइडल सिस्टम प्रेसिपिटेट हो जाता है। और फोर्थ है बाय परसिस्टेंट डायलाइसिस। अगर आप डायलाइसिस को काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं तो भी कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस का जो आयन लेयर है वो हट जाती है। और अगर आपने इलेक्ट्रोडायलिसिस कर दी ज़्यादा तो बहुत जल्दी ही प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो ये मेथड्स हैं। तो एक तो यही ऑब्जेक्ट होता है कि इनमें से कौन सी मेथड कोएगुलेशन की नहीं है। तो ये आप देखना है, चार के अलावा कोई पांचवी नहीं है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दें, अपोजिट सॉल्ट मिला दें, परसिस्टेंट डायलाइसिस कर दें। एक और बता देता हूँ, और वाई हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग से भी प्रेसिपिटेशन हो जाता है। जैसे प्रोटीन्स हैं, है ना, एंजाइम्स हैं, इनका कोएगुलेशन बहुत जल्दी हीटिंग इफेक्ट से होता है। अंडे का एल्बुमिन हीट कर दे तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो ये है कोएगुलेशन की मेथड। इसमें से हम देखते हैं वाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोएगुलेशन की मेथड है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है, चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ अपोजिट चार्ज आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि जैसे ही हम कोलाइडल सिस्टम में क्या मिलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो अपोजिट चार्ज वाले आयन से, मीन्स जो कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट के आयंस इस चार्ज को, मतलब कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस के चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं और कोलाइडल सिस्टम क्या हो जाता है बच्चों, प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सिस्टम होता है, आपने उसमें NaCl मिलाया तो NaCl का जो Cl माइनस आयन है वो तुरंत Fe3+ आयन के साथ एक इस तरह से FeCl3 बना लेगा, और इस तरह से जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव चार्ज की जो ये लेयर थी Fe3+ की, ये हट गई और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक इसी तरह से आर्सेनिक सल्फाइड पर सल्फाइड आयन की लेयर बनी हुई है, NaCl मिलाएंगे तो Na+ और सल्फाइड आयन मिलकर Na2S बना लेते हैं, और इस तरह से आर्सेनिक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी कोलाइडल सिस्टम में जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट और जो कोलाइडल सिस्टम हैं उनके चार्ज, जो अपोजिट चार्ज हैं, वो आपस में ही मिल जाते हैं और कोलाइडल सिस्टम प्रेसिपिटेट होके, मींस चार्ज लेस हो जाता है और वो प्रेसिपिटेट होके सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट मिला के हम कोलाइडल सिस्टम को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अब देखो, एक आता है कोएगुलेशन या फ्लाकुलेशन वैल्यू। तो ये है नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स आयन का, ठीक है, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट required to cause precipitation of solution in 2 hours is called coagulation value। समझ गए ना, कि 1 लीटर कोलाइडल सिस्टम लिया जाए, number of millimoles required to cause precipitation of solution in 2 hours is called coagulation value। the ion which ठीक है coagulate is called flocculation value। तो एक नंबर ऑफ मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ 1 लीटर, ठीक है, यहाँ पे ही बता दूं कि ये होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ, यहाँ पर ये होगा 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन वैल्यू। 1 लीटर कोलाइडल सिस्टम लिया जाए और उसमें इलेक्ट्रोलाइट का इतना मिलीमोल मिला दिया जाए कि वो 2 घंटे के अंदर उसको अगर कोएगुलेट कर देता है, तो मिलाए गए मिलीमोल्स ही क्या कहलाते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट का फ्लाकुलेशन वैल्यू। द आयन विच कोएगुलेट इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग आयन। और जिस आयन के कारण कोलाइडल सिस्टम का कोएगुलेशन हो रहा है उसे बोलेंगे कोएगुलेटिंग आयन। जैसे कि हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइडल पार्टिकल है, तो अगर हम उसे प्रेसिपिटेट करें तो हमें क्लोराइड आयन की ज़रूरत है, मीन्स निगेटिव आयन की। तो वो जो निगेटिव आयन है वो कहलाएगा बच्चों क्या, फ्लाकुलेटिंग आयन। और ध्यान रखें, फ्लाकुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आयन। अगर चार्ज, ठीक है, आयन कम है तो फ्लाकुलेशन वैल्यू क्या लिखा है कि फ्लाकुलेशन वैल्यू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आयन। ओके, कि चार्ज अगर आयन जो ये चार्ज ऑफ आयन ऑफ या फ्लाकुलेटिंग आयन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है
कि ये जो है चार्ज ऑफ, ओके, ये हो गया कोएगुलेटिंग आयन या फ्लाकुलेटिंग आयन, कोएगुलेटिंग, ठीक है, आयन, कि कोएगुलेटिंग आयन का जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ध्यान रखें, उसकी उतने ही कम मिली मोल हमें ज़रूरत पड़ेगी। कि अगर मान लो एल्यूमिनियम 3+ आयन है, ठीक है, तो 3+ आयन में सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो इसकी सबसे कम मिली मोल्स की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से अगर हम कहें कि फ्लाकुलेटिंग पावर एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा है, तो फ्लाकुलेटिंग वैल्यू एल्यूमिनियम की सबसे कम होगी। क्यों? देखो फिर से समझें कि 1 लीटर कोलाइडल सिस्टम को 2 घंटे के अंदर प्रेसिपिटेट करना है, तो कितने मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है, वो उसका क्या कहलाएगा, फ्लाकुलेटिंग वैल्यू। अगर चार्ज ज़्यादा है फ्लाकुलेटिंग आयन का, तो ध्यान रखें उसकी फ्लाकुलेशन वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ सोडियम में 1 मोल चार्ज है, जबकि यहाँ 3 मोल है, तो एक एल्यूमिनियम अकेला 3 मिली मोल सोडियम के से ज़्यादा रखता है। मीन्स इसका अगर 1 मिली मोल है, तो सोडियम का अकेला एक मॉलिक्यूल 3 मिली मोल के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें 3 बार चार्ज आ रहा है और इसमें 1 बार। तो फ्लाकुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा है किसकी, सोडियम आयन की, और सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम 3 की। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ की सबसे ज़्यादा फ्लाकुलेटिंग पावर है। बात क्लियर है? इस तरह से अब एक क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज द फ्लाकुलेटिंग वैल्यू ऑफ NaCl इफ 10 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू 0.585 ग्राम ऑफ NaCl फॉर कंप्लीट कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर्स। तो देखो सबसे पहले क्या है, मोल्स निकाल लिया आपने, सोडियम को मिली मोल्स में चेंज कर लिया। 10 लीटर के लिए 10 मिली मोल्स लग रहे हैं, तो 1 लीटर के लिए कितने लगेंगे, तो ये आपने सॉल्व कर लिया कि 1 मिली मोल। तो हम कहेंगे कि NaCl का फ्लाकुलेटिंग वैल्यू 1 मिली मोल्स है। बात समझ गए ना? तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखें, 1 लीटर सॉल्यूशन के कोएगुलेशन के लिए जो फ्लाकुलेटिंग आयन है या उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसके मिली मोल्स ही क्या कहलाएंगे बच्चों, उसका जो है फ्लाकुलेटिंग वैल्यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक आता है हार्डी-सुलजे रूल। तो देखो बच्चों, जो फ्लाकुलेटिंग आयन है उसकी जो फ्लाकुलेशन पावर है, मींस कोएगुलेटिंग पावर जो होती है कोएगुलेटिंग आयन की, वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या उसकी बैलेंसी के। इसी को बोला गया है हार्डी-सुलजे रूल। समझ गए ना कि कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कोएगुलेटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन। तो जो भी आयन लिया गया है कोएगुलेशन के लिए, उसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, उतना ही पावरफुल वो कोएगुलेटिंग आयन होगा। जैसे कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कैटाइन, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगी फॉर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, सॉल, कि अगर नेगेटिवली चार्ज सॉल है तो उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए जो फ्लाकुलेटिंग पावर ऑफ कैटाइन है, तो एल्यूमिनियम 3+ की सबसे ज़्यादा होगी, और इससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला है तो उसकी भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे अगर हम एनाइन की बात करें, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, सॉल के लिए है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल है तो उसके लिए जो फ्लाकुलेटिंग आयन की पावर है, फ्लाकुलेशन पावर, वो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा। मीन्स देखो आप, ये 4- है तो सबसे ज़्यादा, फिर 3-, फिर 2-, फिर 1-। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। ओके, कि फ्लाकुलेटिंग पावर ऑफ जो आयन की है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसी ने यही हार्डी-सुलजे का रूल भी यही है कि फ्लाकुलेटिंग पावर ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। फिर ये हो गए और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस की मैंने बता दी। अब आता है कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। ध्यान रखें, लायोफोबिक के लिए ही ये सारे रूल्स और सारा सब कुछ आपने पढ़ा है। जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस पर जो वाटर है या सॉल्वेंट है उनकी लेयर चिपकी होती है और उनको हटाना इतना इजी नहीं होता। तो चार्ज और एंड सॉल्वेटेड लेयर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कैन बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ अल्कोहल, एसीटोन एक्सेट्रा। कि लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन को अगर आपको कोएगुलेट करना है तो इसके लिए आपको अल्कोहल्स या एसीटोन की ज़रूरत होगी, ताकि ये सॉल्वेटेड लेयर को हटा दें और फिर वो उसका प्रेसिपिटेशन
कर सकते हैं। और ध्यान रखें, लायोफिलिक कोलाइड्स मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइड्स। तो यहाँ तक बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रोटेक्शन। तो देखो बिल्कुल जस्ट उल्टा, कि लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी सरफेस में चार्ज की लेयर होती है। जरा सा कोई इलेक्ट्रोलाइट बाहर से आया और वो चार्ज लेस हो जाते हैं। तो किसी भी लायोफोबिक कोलाइड को प्रेसिपिटेट होने से रोकना ही क्या कहलाता है बच्चों? प्रोटेक्शन। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लायोफोबिक कोलाइड्स फ्रॉम कोएगुलेशन विद सुटेबल लायोफिलिक कोलाइड इज एडेड इट टू, ठीक है, टू इट बिफोर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। बात समझ गए ना, कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं उनमें लायोफिलिक कोलाइड मिला दिया जाए और फिर उसमें जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो प्रेसिपिटेशन रुक जाता है लायोफोबिक कोलाइड का। इसी को बोला गया है क्या बच्चों? प्रोटेक्शन। फिर और सिंपली कि प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन। कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लायोफोबिक कोलाइड्स फ्रॉम कोएगुलेशन व्हेन सुटेबल लायोफिलिक कोलाइड इज एडेड टू इट बिफोर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए ना, कि जब लायोफोबिक कोलाइड में लायोफिलिक कोलाइड मिला दिया जाए और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए तो किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेशन ना होना ही प्रोटेक्शन है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? कि इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड लायोफोबिक कोलाइड विच प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन लायोफोबिक कोलाइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। कि ये जो हमने लायोफिलिक कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाया है वो लायोफोबिक कोलाइड की सरफेस पर एडजॉर्ब होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और ये लेयर इलेक्ट्रोलाइट और लायोफोबिक कोलाइड के डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक देती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो ये है क्या? प्रोटेक्शन। ठीक है, ये डायग्राम से ही बताया है कि ये है लायोफोबिक कोलाइड और ये है प्रोटेक्टिव कोलाइड। दोनों को मिलाया, एक लेयर बन गई प्रोटेक्टिव लेयर, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे प्रोटेक्शन। अब देखो एक होता है गोल्ड नंबर। तो देखो प्रोटेक्शनल पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय गोल्ड नंबर। समझ गए बच्चों, कि किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्शनल पावर कितनी है, वो कितना अधिक प्रोटेक्टिव है, इसी को किससे मेजर किया जाता है? गोल्ड नंबर का। तो देखो ये है क्या, कि द वेट ऑफ ड्राइड प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम। कि जो हम प्रोटेक्टिव कोलाइड ड्राइड कंडीशन में मिला रहे हैं उसको मिलीग्राम में लें, विच व्हेन एडेड विद 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट is just sufficient to prevent from coagulation by addition of 1 ml 10% NaCl। समझ गए ना, कि हम 10 ml गोल्ड सॉल लें जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, उसमें इतना मिलीग्राम में प्रोटेक्टिव कोलाइड ड्राइड कंडीशन में मिला दें कि अगर इसमें 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन मिलाया जाए, मीन्स ये क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से गोल्ड सॉल का अगर क्या होता है? प्रोटेक्शन हो जाता है, मीन्स वो कोएगुलेट नहीं होता। तो आपने जितने मिलीग्राम मिलाए हैं किसके? ड्राइड कोलाइड के, वही उसका क्या होगा? गोल्ड नंबर। मीन्स ये प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में अमाउंट है जो कि 10 ml गोल्ड सॉल में मिला देने से उसका 1 ml 10% NaCl मीन्स इलेक्ट्रोलाइट से कोएगुलेशन रोक देता है, वो कहलाता है गोल्ड नंबर। ध्यान रखें, प्रोटेक्शनल पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी गोल्ड नंबर। अगर गोल्ड नंबर कम है तो प्रोटेक्शनल पावर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अकेला कुछ ही मॉलिक्यूल जो है उसके प्रोटेक्शन कर रहे हैं लायोफोबिक कोलाइड के। तो इस तरह से गोल्ड नंबर जैसे जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, गम अरेबिक, पोटैटो स्टार्च। तो आप देख रहे हैं पोटैटो स्टार्च का ये जो यूनिट है इसकी वो मिलीग्राम में ये 25 है, जबकि आप देखें जिलेटिन 0.005 है। तो हम कहेंगे जिलेटिन का क्या है? सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शनल पावर है। ठीक है, तो और स्टार्च की सबसे कम है। अब एक क्वेश्चन जैसे ये है कि 0.25 ग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज एडेड टू 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ 1 ml, ठीक है, 10% NaCl। व्हाट इज द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड? तो देखो 0.25 ग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है, इज एडेड 100 ml ऑफ
गोल्ड सॉल्ट। तो यहाँ पर देखो इसकी अमाउंट ग्राम में है और यहाँ 10 की जगह 100 ml गोल्ड सॉल है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, गोल्ड नंबर इक्वल टू मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन ml इंटू 10। तो देखो यहाँ पर हमारा ग्राम में था, हमने उसे मिलीग्राम में ले लिया। यहाँ पर हमारा ml में वॉल्यूम गोल्ड सॉल का कितना है 100 ml और इंटू क्या कर दिया 10 कि 100 के लिए इतनी की जरूरत है तो 10 ml के लिए कितनी जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 10 ml गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड ही क्या है गोल्ड नंबर। तो 100 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना मिलीग्राम लग रहा है, तो 10 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना लगा, तो डायरेक्ट ये आ गया गोल्ड नंबर 25 मिलीग्राम। तो यहाँ तक बात क्लियर अच्छी तरह से। तो ये था गोल्ड नंबर, प्रोटेक्शन, ठीक है, कोएगुलेशन, फ्लाकुलेटिंग आयन और हार्डी सोल्जे रूल के बारे में। तो ये कुल मिला के प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की, जो बची हुई थी। इससे पहले वाले पार्ट में जो है हमने उसमें जो प्रॉपर्टीज थी कि हेट्रोजीनियस नेचर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इसके बारे में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।